कल हमारी ओपीडी में एक पेशेंट आया जिसको फेलोपियन ट्यूब एक साइड की ब्लॉक है, उसकी एक साइड की नली ब्लॉक थी और उसको उसके डॉक्टर ने बोला कि आपको शायद टेस्ट ट्यूब भी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंट बहुत चिंतित थी, घबराई हुई थी और उसने हमको आके पूछा कि सर मैडम, क्या हमको एक फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी रुक सकती है? फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, क्या फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक में प्रेगनेंसी रुक सकती है, क्या फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक में हमको आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की ज़रूरत पड़ेगी? आज इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रजत, मेरा नाम और मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, आप ये बताओ कि जो फेलोपियन ट्यूब है अगर वो ब्लॉक होती है तो उससे क्या होता है, क्या उससे प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को एक इस मीडियम से बताएं। जी, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फेलोपियन ट्यूब होता कहाँ है। तो ये स्त्री का एक बच्चेदानी का स्ट्रक्चर है, जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं। ये बच्चेदानी का मुंह है, ये वेजाइना है और ये दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब्स है और इसके नीचे ये दोनों साइड की ओवरीज, जिसको हम अंडाशय बोलते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे अंडा और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और प्रेगनेंसी बनती है। अगर कोई भी कारण से फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो प्रेगनेंसी ना रुकने का एक मेजर कारण है। तो इसीलिए फेलोपियन ट्यूब का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है प्रेगनेंसी रहने में। ठीक है, तो आप ये बताओ कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, उसके कोई सिम्टम्स होते हैं, उसके कोई चिन्ह होते हैं, खाली हमको टेस्ट से ही पता चल सकता है कि ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है? देखिए, जब भी कोई कपल हमारे पास आता है तो नॉर्मली हम ये हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में हमारा एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि उनको सफ़ेद पानी की तकलीफ़ है क्या, वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ़ रहती है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा पानी आता है, कई बार ये संबंध रखने में, इंटरकोर्स रखने में, जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेज है उसमें पेन होता है। ये सारे कुछ हमारे चिन्ह होते हैं। या उनको लंबे समय से लोअर एब्डोमेन में, नाभि के नीचे वाले भाग में पेन रहता है, कमर में ज़्यादा तकलीफ रहती है। ये सब हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो हम अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट करते हैं और उनसे पूछते हैं। तो एज सच फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेजेस के कोई लक्षण और सिम्टम ऐसे नहीं होते हैं, बट ये सारी हिस्ट्री, साथ में पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है, कंसीव नहीं हो पा रही है, तो ये सब चीज़ों को हम साथ में रख के चलते हैं। मतलब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हम लोग एक पेशेंट को डायरेक्ट देख के या सोनोग्राफी करके नहीं बोल सकते कि उसकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है। हमको उसका स्पेसिफिक एक टेस्ट करना पड़ता है। वो टेस्ट के बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन में पूछेंगे। सिम्टम्स जैसा सपना ने बोला, वाइट डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल पेन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होना, वो एक उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उससे हमको पता नहीं चलता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन कि हमको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात हो रही है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो जब पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, कपल्स ट्राई कर रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, अंडा फॉर्मेशन हो रहा है, कई बार सोनोग्राफीज नॉर्मल है, वो लोग रेगुलर इंटरकोर्स भी रख रहे हैं, तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, तब हम उनको एक फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग का समझाते हैं। फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग में हम लोगों के पास दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। एक बोलते हैं हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी एक टेस्ट है जिसमें हम योनि के भाग से वेजाइना और सर्विक्स के माध्यम से एक डाई डालते हैं और डाई डाल के हम लोग उसका एक एक्सरे निकाल कर देखते हैं, जिसको हम हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी बोलते हैं। यहाँ से डाई जाएगी और अगर फेलोपियन ट्यूब खुली है तो वो यहाँ से स्पिल होकर बाहर निकलेगी और इसमें ये चीज़ हमको एक्सरे के फिल्म में दिखाई देगी। तो हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी मतलब यूट्रस और ट्यूब्स का एक एक्सरे, और उससे हमको पता पड़ता है। दूसरा तरीका होता है सलाइन सोनोग्राफी। उसमें हम सोनोग्राफी से कर रहे होते हैं, हम नीचे से अगेन सर्विक्स से सलाइन डालते हैं और फिर हम सोनोग्राफी से फिम्ब्रियल एंड्स, जो अपनी फेलोपियन ट्यूब्स के जो फिम्ब्रियल एंड्स हैं, यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं सोनोग्राफी से कि जो सलाइन हम नीचे से डाल रहे हैं वो बाहर निकल रहा है कि नहीं एब्डोमेन में। और तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जो हम एक ऑपरेशन के थ्रू करते हैं, जिसको हम लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। उसके थ्रू या किसी का लेप्रोस्कोपी हो रहा है तो उस प्रोसीजर में क्रोमोपर्ट्यूबेशन करके एक टेस्ट होता है, वहाँ पे भी डाई डाल के हम लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन में अप्रिशिएट करते हैं कि वहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, कि डाई प्रॉपर स्पिल हो रही है। तो मतलब आपने ये 3 प्रोसीजर के बारे में बताया, हालांकि इसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उसके बारे में जाके देखें, HSG और सोलोसैल्पिंगोग्राफी। अब सपोज हमारा पेशेंट ये HSG करा के आया, उसमें डॉक्टर ने लिखा कि आपकी एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो आप मेरे को ये बताओ कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के कारण क्या क्या हो सकते हैं? जी,
तो जैसे कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का सबसे कॉमन कारण है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज मतलब ये जो फीमेल्स में बार बार सफ़ेद पानी आना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में पेन होना जिसको डिस्पेरोनिया बोलते हैं। तो ये नंबर 1 कारण जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस का है वो है पेल्विक इन्फेक्शंस, और मोस्टली ये इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि कई बार फीमेल्स जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम है या उनको टीबी की असर रही है बॉडी में, चाहे वो यंगर एज में रही है, और उनको एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है, तो अब भी फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाती हैं और फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। आप क्या ऐड करेंगे? इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पास मल्टीपल डीएनसीज, जो लोग बार बार जिनका क्यूरेटिन कोतरी साफ करते हैं, क्योंकि डीएनसी एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, हम लोग यहाँ से कोतरी साफ करते हैं और ये ट्यूबल ओपनिंग दोनों साइड की यहाँ अंदर से होती है, तो उसमें कभी कभी स्कार फॉर्मेशन के कारण ब्लॉक हो सकता है। आपने पीआईडी बोला, पीआईडी में क्या क्या हो सकता है? मतलब पेशेंट को या तो पेशेंट की पास हिस्ट्री ऑफ कॉपर्टी हो, या पास हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, या फिर पुअर जेनेटल हाइजीन हो, ये सारे चीज़ें भी पीआईडी में इन्वॉल्व होता है। अभी आप मेरे को ये बताओ कि अगर पेशेंट को एचएसजी पे खाली एक ही साइड का ट्यूबल ब्लॉक है, तो क्या वो सही में ट्यूबल ब्लॉक है या फिर कुछ और भी हो सकता है? देखिए, अभी एक रिपोर्ट जब हमारे पास ये है और जो बता रही है कि एक साइड में ट्यूबल ब्लॉक है, तो उसको हम नोट डाउन करते हैं, बट हमको पूरा हिस्ट्री भी लेना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे आपने बोला हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल डीएनसीज, हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल प्रोसीजर्स, जैसे बार बार अगर आईयूआई हो रखे हैं, बार बार प्रोसीजर्स हो रखे हैं, या हिस्ट्री ऑफ पास्ट सर्जरीज, कोई मायोमेक्टमी हो रखी है, या पेशेंट को पीरियड के पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है, कोई एंडोमेट्रियोसिस हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ का हम हिस्ट्री लेते हैं, और कितने समय से उनको प्रेगनेंसी नहीं रही है, कितना लॉन्ग पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी है, सारा हिस्ट्री हमारा साथ में चल रहा है। तो एक रिपोर्ट पे हम नहीं जाते। कई बार क्या होता है ना, कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो एचएसग्राफी टेस्टिंग होती है या सलाइन सोनोग्राफी जो टेस्टिंग होती है, इनमें भी क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, थोड़ा डरा हुआ होता है, तो कई बार वो नली का कॉर्नल स्पाजम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो एक रिपोर्ट पे हम नहीं जाते, बट अगेन हम एक्सरे की फिल्म में ट्यूब का जो लेंथ है वो चेक करते हैं, ट्यूब के ओवरऑल यूट्रस का साइज, यूट्रस का शेप वगैरह हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, और साथ में ये बाकी सारी हिस्ट्री हम साथ में लेके चलते हैं। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया, कॉर्नुअल स्पाज्म। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये यूट्राइन कैविटी होती है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो 0.8 to 1 ml होता है, 0.8 to 1 ml खाली। जब हम लोग HSG करके प्रोसीजर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग LW कैन्युला डालते हैं ताकि वो बच्चेदानी का मुंह बंद हो सके, और पीछे से हम लोग 10 या 15 ml डाई इंजेक्ट करते हैं। डाई जब इंजेक्ट करते हैं तो वो यहाँ से अगर जो फेलोपियन ट्यूब्स जो खुली होगी तो वो यहाँ से बाहर आएगी, तो पेशेंट को पेन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एज ए डॉक्टर अगर मैंने डाई बहुत फास्ट इंजेक्ट की, पेशेंट बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हो, तो जैसे ही हम लोग डाई इंजेक्ट करते हैं यूट्रस तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये कोई भी एक साइड का कॉर्नू या दोनों साइड का कॉर्नू स्पाज्म कर जाते हैं और पेशेंट की डाई फेलोपियन ट्यूब से बाहर नहीं आती, और हमको ऐसा लगता है, फॉल्स सेंस आता है कि शायद इसका यूनिलेटरल कॉर्नल ब्लॉक है या फिर बायलेटरल कॉर्नल ब्लॉक। कॉर्नू का मतलब है यूट्रस के ये दो एंड को हम लोग कॉर्नू बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग हमारे सेटअप में क्या करते हैं कि पेशेंट को हम लोग सबसे पहले अपने पास बुला के पेन किलर का इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन का असर आने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, और हम लोग 1.5 घंटे के बाद HSG ग्राफी करते हैं। और दूसरा चीज़ है कि डाई बहुत स्लोली डालते हैं। जैसा मैंने बोला, अंदर का वॉल्यूम खाली 0.8 ml होता है, तो एकदम स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 4 मिनट्स हम डाई डालते हैं। उसके बाद कॉर्नुअल स्पाज्म होने के चांसेस नहीं रहते। अच्छा, ये कॉर्नुअल स्पाज्म है कि नहीं है उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग दूसरा HS ग्राफी करेंगे, एनेस्थेसिया में HS ग्राफी करेंगे, या फिर लेप्रोस्कोपी करेंगे, क्या करेंगे? जी, तो अभी एक बार रिपोर्ट अगर एक ट्यूबल ब्लॉकेज है तो उसके साथ भी हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसीजर के बाद पेशेंट थोड़े से थक से जाते हैं, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं कई बार, क्योंकि एवरी प्रोसीजर कॉस्ट मनी। तो ऐसा नहीं है कि अब हमको फिर से टेस्ट करना है। अभी भी पेशेंट नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक फेलोपियन ट्यूब अभी भी ओपन है। ओनली थिंग इज कि यहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है कि जिस साइड की फेलोपियन ट्यूब है और उस साइड का अगर ओव्यूलेशन हो रहा है और एग बन रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर चांसेस है उस साइकिल में कंसीव होने के।
मैं ऐसा बोलूँगा कि जो भी सपना ने कारण बताए फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक के, अनलेस के वो साइड पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो, मोस्टली इन्फेक्शन, पीआईडी, जो भी कारण होते हैं, पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस, अगर उसमें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है तो यूजुअली इन्फेक्शन दोनों ट्यूब्स को साइमल्टेनियसली इफेक्ट करता है, सिंगल ट्यूब को इफेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए सिंगल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक अगर आता है और स्पेशली कॉर्नुअल ब्लॉक आता है तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में ऐसा मान के चलते हैं कि वो नॉर्मली फेलोपियन ट्यूब खुली होगी, पेशेंट को हम लोग नहीं बोलते पर खुली होगी, शायद स्पाज्म के कारण बंद होगी। उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग या तो लेप्रोस्कोपी बाद में कर सकते हैं, लेकिन तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा सपना ने बोला एक साइड की फेलोपियन ट्यूब खुली है तो उससे प्रेगनेंसी रुक सकती है। अच्छा, जब हम लोग एचएसग्राफी में हम लोग एक्सरे देखते हैं, और एक्सरे एज ए डॉक्टर हमको एक्सरे देखना ज़रूरी है, खाली लिखी हुई रिपोर्ट पढ़नी ज़रूरी नहीं है। एक्सरे में हम लोग ये देखते हैं कि डाई हमारी कहाँ तक ब्लॉक हो रही है, ये कॉर्नू पे आके आगे नहीं जा रही है, या फिर यहाँ मिड फेलोपियन ट्यूब पे आके आगे नहीं जा रही है, या फिम्ब्रिया पे आगे नहीं जा रही है। इसको हम लोग कॉर्नुअल ब्लॉक बोलते हैं, इसको मिड ट्यूबल ब्लॉक बोलते हैं, और इसको फिम्ब्रियल ब्लॉक बोलते हैं। सबके अलग अलग कारण होते हैं। कॉर्नुअल ब्लॉक में मोस्टली, जैसे मैंने बताया, मोस्टली कॉर्नुअल स्पाज्म होता है या हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल डीएनसीज होती है। मिड ट्यूबल ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस, अगर पेशेंट को टीबी हुआ। और जो फिम्ब्रियल ब्लॉक होता है उसका कोई भी एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेरिटोनियल इन्फेक्शन, या पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ हो। ये तीन कारण अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट में डिफर करता है। कॉर्नुअल ब्लॉक अगर है तो हम लोग एक हिस्ट्रोस्कोपी करके कॉर्नुअल डायलेटेशन या कॉर्नुअल कैन्युलेशन करते हैं, तो वो कॉर्नू हम लोग खोल सकते हैं, उससे फेलोपियन ट्यूब खोल सकती है। लेकिन मिड ट्यूबल ब्लॉक होता है तो हम लोग कोई भी तरीके से उसको खोल नहीं सकते, और उसके बाद वो पेशेंट को अगर बायलेटरल दोनों साइड का मिड ट्यूबल ब्लॉक है तो उसको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। वो कोई भी तरीके से दवाई से, इंजेक्शन से, ऑपरेशन से खुल नहीं सकता। लेकिन अगर फिम्ब्रियल ब्लॉक है तो हम लोग लेप्रोस्कोपी करके, फिम्ब्रियोप्लास्टी करके उसको खोल सकते हैं, और वो पेशेंट को कंसेप्शन होने के चांसेस इम्प्रूव हो जाएंगे। आपने मेरे को बोला कि हमने ये बताया कि साइट स्पेसिफिक ब्लॉक है। अभी ये बताएं, सपोज पेशेंट का एक साइड का ब्लॉक आया है और हमने 2 बार, पेशेंट बाहर से भी एक एचएसजी करा के आया है, और हमने सपोज यहाँ 2 साल 4 साल के बाद दोबारा एचएसजी की, दोबारा उसका कॉर्नुअल ब्लॉक आया है सिंगल साइड का, तो क्या कोई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम दे सकते हैं तो जो खोलने का प्रयत्न कर सकते हैं? नहीं, ब्लॉकेजेस खोलने की कोई दवाई नहीं होती है, लेकिन अगर वो ब्लॉकेजेस इन्फेक्शन के कारण है तो हम लोग हमारे लंबा कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं। मोस्टली हम यहाँ ट्रिपल एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, जो हमारे जो पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के सारे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, एनोरोबिक सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कवर करें, और उस तरह का कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोबायोटिक्स, जैसा सपना ने बोला, बहुत सही बोला। अगर एक कोई भी फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉक है, सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि पेशेंट को भूतकाल में, पास्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, इधर एब्डोमिनल और अपेंडिक्स और इंटेस्टिनल और वजाइनल और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो हम लोग एक लंबा कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं। इन्फेक्शन से क्या होता है, ये फेलोपियन ट्यूब, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, फेलोपियन ट्यूब कोई पाइप जैसे नहीं है कि अगर खुली है तो फिर वो पेटेंट होगा। फेलोपियन ट्यूब एनाटॉमिकल पेटेंसी के अलावा फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी काम करते हैं। फेलोपियन ट्यूब के अंदर हेयरी सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं, स्पर्म को यूट्रस से ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं और एग को फेलोपियन ओवरी से ट्रांसपोर्ट करते हैं। कोई भी इन्फेक्शन होता है वो सीलिया को डैमेज करता है, और वो सीलिया को डैमेज होने के कारण फेलोपियन ट्यूब कितना इन्फेक्शन का लेवल है उस हिसाब से या तो ब्लॉक हो जाती है, या फिर आधी खुली रहती है, या फिर पेटेंट रहती है पर वो फंक्शनल नहीं रहती। इसलिए इन्फेक्शंस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, हमारे पास एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट आया, उसने ऑपरेशन करवाया पास्ट में और उसकी एक साइड की फेलोपियन ट्यूब निकाल दी। वो पेशेंट को अब बच्चा चाहिए और उसको बहुत जगह से ऐसा बोला गया कि आपको अब आईवीएफ करवाना पड़ेगा। हम लोग उसमें क्या फॉलो करते हैं, हम क्या करेंगे? एक पेशेंट आया आपके पास सिंगल फेलोपियन ट्यूब के साथ। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, केस ये है कि सिंगल फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, तभी हमको फेलोपियन ट्यूब पे फोकस नहीं करना है।
हमको पेशेंट की एज क्या है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेल फैक्टर की रिपोर्ट कैसी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंट यंग है, मेल फैक्टर नॉर्मल है, तो सिंगल फेलोपियन ट्यूब के साथ भी हम उसको गुड ट्रायल दे सकते हैं नेचुरल कंसेप्शन का। ऐसा नहीं है कि एक ट्यूब नहीं है तो उसको तुरंत IVF ही कराने की ज़रूरत है। बट यही सेम पेशेंट अगर मोर देन 35 ईयर्स है या मे बी 33-34 बॉर्डर लाइन एज का है, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी है, मे बी उनका AMH भी कम हो रहा है, तो उस तरह के केसेस में जब IVF की बात हो रही है तो हमको शायद थोड़ा कुछ ही साइकिल्स के ट्रीटमेंट के बाद हमको वी हैव टू टेक अ प्रॉपर कॉल। मतलब ऐसे पेशेंट में हमारा जो पर्सनल प्रोटोकॉल है, हम लोग एक लंबा कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं 3 to 4 वीक्स, जैसा सपना ने बोला, ट्रिपल एंटीबायोटिक्स, उसके साथ प्रोबायोटिक्स को हम लोग टॉप ऑफ करते हैं और 1 या 2 साइकिल के बाद हम लोग उसको ट्राई करने का बोलते हैं। एवरेज अगर दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब खुली है, हस्बैंड फैक्टर नॉर्मल है, AMH नॉर्मल है, तो 8 to 12 मंथ्स के अंदर पेशेंट कंसीव हो जाता है। और अगर एक साइड की फेलोपियन ट्यूब नहीं है तो 12 to 18 मंथ्स हम लोग राह देखने का बोलते हैं। और हमारे पास गुड इनफ रिजल्ट्स हैं कि सिंगल फेलोपियन ट्यूब के साथ पेशेंट ईजिली कंसीव कर सकता है। एक दूसरा सिनेरियो मैं आपको बोलता हूँ, सिंगल फेलोपियन ट्यूब पर पेशेंट का यूनिकोर्नुएट यूट्रस है, मतलब उसका आधा साइड का यूट्रस है, दूसरा साइड का यूट्रस ही नहीं है, उसका भी सिंगल फेलोपियन ट्यूब है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग क्या करेंगे? जी, तो यहाँ पे मुलेरियन एनोमलीज है और यहाँ पे एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ ज़्यादा है और पेशेंट को अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी है तो देन इमीडिएटली वी हैव टू गो फॉर अ हायर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। जैसा सपना ने बोला वो तो करेंगे हम लोग, लेकिन अगर पेशेंट यंग है, मेल फैक्टर नॉर्मल है, AMH नॉर्मल है, तो उसमें भी हम लोग 12 to 18 मंथ्स ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड लेवल पे जाएंगे, हालांकि यूनिकोर्नुएट पे प्रेगनेंसी रहने में इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी रहने के बाद उसकी स्पेशल केयर लेनी पड़ती है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक से क्या ओव्यूलेशन पे, फॉलिकल रप्चर पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। फेलोपियन ट्यूब पर से ब्लॉक से कोई ओव्यूलेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, बट ओव्यूलेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि जो फीमेल है उसका बॉडी मास इंडेक्स, ओबेसिटी का या अंडर वेट है कि नॉर्मल वेट है, अगर उनके हार्मोन्स वगैरह कैसे हैं, पहले से उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कैसी रही है, और उनका डाइट, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सब हार्मोन्स के कारण अंडा बन रहा है और छूट रहा है। तो पर से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस की वजह से ओव्यूलेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार अगर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर अगर पानी भरा हुआ है या इन्फेक्शन ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी रुकने के बाद या प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन फेलियर्स जरूर देखने में आए। ये जो आपने बोला फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर पानी भरा है, उसको हम लोग हमारी मेडिकल भाषा में हाइड्रोसल्पिंग्स बोलते हैं। इसकी हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आप मेरे को ये बताओ, क्या अगर किसी की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उससे उसके पीरियड्स पे कोई फर्क पड़ता है? पीरियड्स पे इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो बड़ा फेलोपियन ट्यूब कलेक्शन है तो उनको लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है और ऑब्वियसली कंसीव होने में डिफिकल्टी होगी। अगर कोई पेशेंट का बायलेटरल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, दोनों साइड का फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और 2 या 3 HSG से कंफर्म हो चुका है या लेप्रोस्कोपी से भी कंफर्म हो चुका है, तो अगला उसको बच्चा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिनकी बायलेटरल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो IVF का जो नंबर 1 इंडिकेशन है वो ट्यूबल फैक्टर का ही है। बहुत सालों पहले जब IVF की बात चली थी तब हम इसीलिए चली थी कि जिन महिलाओं की दोनों ट्यूब्स डैमेज हो चुकी है, अगर उनको बच्चा करना है तो उनके लिए क्या, व्हाट नेक्स्ट। सो IVF उसके लिए उसका जवाब है। अच्छा, ये बताओ कि आपने बोला ये फेलोपियन ट्यूब खोलने के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, क्या कोई नेचुरल ट्रीटमेंट है कुछ करके जो हम फेलोपियन ट्यूब खोल सकते हैं? जी, ऐसा तो कोई मुझे नॉलेज नहीं है। क्या कोई एंटीबायोटिक दे के हम लोग फेलोपियन ट्यूब खोल सकते हैं? अगर हम इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एंटीबायोटिक का कोर्स दे चुके हैं। अगर किसी ने ट्यूबल लाइगेशन का ऑपरेशन करा रखा है, बच्चे बंद करने का ऑपरेशन करा रखा है और कोई कारण से उसको दोबारा बच्चा चाहिए, राइट, तो फिर हम लोग उसका क्या करेंगे? तो बच्चा खोलने का, नली खोलने का ऑपरेशन करेंगे या उसको IVF का एडवाइस करेंगे? ये देखिए इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनका ये लेप्रोस्कोपिक लाइगेशन हुआ है कि एब्डोमिनल ओपन लाइगेशन हुआ है। क्योंकि लेप्रोस्कोपिक अगर लाइगेशन होता है तो उसमें हम सिर्फ एक फेलोप रिंग ही अंदर डालते हैं और उसमें ट्यूब को इतना ज़्यादा डैमेज कम होता है। लेकिन अगर यही ओपन सर्जरी हुआ है या सिजेरियन के साथ या पास डिलीवरी के साथ कोई अगर सर्जरी हुआ है तो उसमें हम एक चंक ऑफ ट्यूब को कट कर देते हैं। इसलिए अगर हम ट्यूब को रिकैनलाइज करेंगे तो फिर से ट्यूब प्रॉपरली रिकैनलाइज होगी। और जैसे आपने एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकली दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, शायद हम एनाटॉमिकली उसको कनेक्ट कर पाएंगे लेकिन रियल में ट्यूब फिजियोलॉजिकली फंक्शनल होगी कि नहीं ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। सर्जरी करने के बाद हमको 1.5 से 2 महीने के अंदर फिर से उसको एचएसग्राफी टेस्ट से चेक करना पड़ता है और अगर उसमें डाई पास हो रही है तो भले ही हम सक्सेसफुली हम उसको एनाटॉमिकली लाइगेट कर पाएँ, बट उससे एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कितनी रहेगी प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है।
हमारी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका 5 साल 10 साल पहले बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कराया होता है। कोई कारण से उनको दूसरा बच्चा चाहिए होता है, या तो बच्चा एक्सपायर हो गया होता है या उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, जो भी होता है। तो आगे बच्चा रखने के लिए IVF करवाएं या नली खोलने का ऑपरेशन कराएं, उसके लिए हमारे पास 3-4 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पेशेंट का एज कितना है। अगर पेशेंट का एज 30-31 के ऊपर है तो सबसे पहले हम लोग AMH टेस्ट करवाते हैं। अगर AMH अच्छा है तो फिर हम लोग लैब और ट्यूबल रिकैनालाइजेशन मतलब नली खोलने का ऑपरेशन करने का सोच सकते हैं। नली खोलने का ऑपरेशन में भी सक्सेस के चांसेस अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, उस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को लैब टीएल करा था कि सीज़र के साथ टीएल किया था। लैब टीएल किया था वो भी इंटरवल टीएल, मतलब 2 प्रेगनेंसी के बीच में अगर टीएल किया था। इंटरवल टीएल मतलब प्रेगनेंसी के मिनिमम 6 हफ्ते के बाद टीएल किया था, तो उसमें बहुत कम ट्यूब का मास डैमेज होता है। तो ट्यूबल रिकैनालाइजेशन के बाद हमारे पास एटलीस्ट 7 से 8 सेंटीमीटर की ट्यूब बचती है जो काम लग सकती है। लेकिन अगर सीजरियन सेक्शन के साथ टीएल किया था, क्योंकि सीजरियन सेक्शन के टाइम पे ट्यूब थोड़ी एडियोमेटस होती है, फुली हुई होती है और उसका ज़्यादा चंक कट जाता है, तो रिकैनालाइजेशन के बाद हमको बहुत कम ट्यूब का लेंथ मिलती है, जो काम के होने के चांसेस कम रहती है। कोई भी टाइप का ऑपरेशन करें, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल रिकैनालाइजेशन या एब्डोमिनल ट्यूबल रिकैनालाइजेशन, उसमें लगभग 50-60-70 हज़ार का खर्चा होता है। उसके बाद भी पेशेंट को प्रेगनेंसी रुके कि नहीं रुके उसकी गारंटी नहीं होती। और ट्यूबल रिकैनालाइजेशन के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी ट्यूब में रुकने वाली प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर पेशेंट एफोर्डिंग है और पेशेंट का AMH लेवल अच्छा है, बॉर्डरलाइन से ज़्यादा है, तो पेशेंट को बिना टाइम ख़राब किए हुए अगर उसको बच्चा चाहिए तो IVF के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि ट्यूबल रिकैनालाइजेशन हमने कर दिया तो उसके बाद पेशेंट अगले महीने से बच्चा रखने का सोच सकता है? जी, 6 वीक्स के बाद हम 6 to 8 वीक्स का उसको टाइम देते हैं, कोई भी सर्जरी के बाद। ठीक है, तो ये था हमारा फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक के ऊपर सेगमेंट। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में हम लोग हाइड्रोसाल्पिंग्स यानी नली में भरा हुआ पानी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, बाय बाय।